अगर आप हिस्ट्री को देखें तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा जिसने पिछले 500 सालों में 3 बड़ी सुपर पावर्स को तबाह किया है और आज 2025 में अमेरिका भी बिल्कुल उसी पैटर्न को स्टेज बाय स्टेज फॉलो कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम वही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं जो पिछली सुपर पावर्स को तबाही की तरफ लेकर गया था। 1590 में स्पेन दुनिया की सबसे अमीर एम्पायर थी। वो दुनिया का आधा सोना और चांदी कंट्रोल करती थी। पूरा यूरोप उसके कंट्रोल में था। उसकी करेंसी हर जगह चलती थी, लेकिन सिर्फ 80 सालों में वो बैंकरप्ट हो गए और दोबारा कभी रिकवर नहीं कर सके। 1914 में ब्रिटेन इंसानी तारीख की सबसे बड़ी एम्पायर थी। कहा जाता था कि ब्रिटेन एम्पायर पर सूरज कभी गुरूब नहीं होता था। पाउंड पूरी दुनिया की रिजर्व करेंसी थी। सिर्फ 40 सालों में ये पूरी एम्पायर खत्म हो गई। 1991 में सोवियत यूनियन सुपर पावर थी। न्यूक्लियर वेपन्स, ग्लोबल इन्फ्लुएंस और पूरी दुनिया में सैटेलाइट्स, ये सब कुछ सिर्फ 900 दिनों में खत्म हो गया और किसी जंग से नहीं बल्कि इकोनॉमिक इम्प्लोजन से। तो 3 बड़ी सुपर पावर्स एक ही तरीके से कोलैप्स कर गईं। एंड हियर्स व्हाट शुड टेरिफाई यू, अमेरिका 7 में से 5 स्टेजेस पहले ही कंप्लीट कर चुका है। वो पुरानी सुपर पावर्स की तरह बिल्कुल उसी पैटर्न पर चल रहा है। आज की वीडियो आपको बताएगी कि सुपर पावर्स तबाह कैसे होती है, हर सुपर पावर ये क्यों समझती है कि वो डिफरेंट है, और मैथ क्यों कहती है कि अमेरिका का नंबर अब आ चुका है। पैटर्न को समझने से पहले आपको ये समझना होगा कि इंपीरियल कोलैप्स असल में कहते किसे हैं, किताबों में नहीं बल्कि रियलिटी में। इसका क्या मतलब होता है जब एक सुपर पावर तबाह होती है? इंपीरियल कोलैप्स किसी वॉर या मिलिट्री डिफीट से शुरू नहीं होता, ये इकोनॉमिक एग्जॉशन से शुरू होता है। सुपर पावर्स अपनी मेंटेन करने की एबिलिटी से ज्यादा फैल जाती हैं। 150 मुल्कों में मिलिट्री बेसेस, मल्टीपल फ्रंट्स पर वॉर्स, ऐसे वादे जो वो पूरे नहीं कर सकती। शुरू में डाउनफॉल किसी को नजर नहीं आता। करेंसी काम कर रही होती है, मिलिट्री जंग जीत रही होती है और गवर्नमेंट वादे पूरे कर रही होती है, लेकिन पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा होता है। रिसोर्सेज मिस एलोकेट होते हैं, प्रोडक्टिव कैपेसिटी श्रिंक होती है, इंटेलिजेंट लोग मुल्क छोड़कर चले जाते हैं और फिर आती है एक्सेलरेशन। आपके दोस्त मुल्क साइड्स बदलना शुरू करते हैं, दुश्मन बाउंड्रीज टेस्ट करते हैं, रिजर्व करेंसी का स्टेटस खत्म होने लगता है और अचानक वो एडवांटेजेस जो आपको पावरफुल बनाते थे वल्नरेबिलिटीज बन जाते हैं। आपकी करेंसी जो कभी सब मांगते थे वो वापस आना शुरू हो जाती है। आपकी मिलिट्री जो दुनिया में फैली हुई थी अनसस्टेनेबल हो जाती है। आपके वादे जो कभी ताकत की गारंटी थे सिर्फ खोखले अल्फाज बन जाते हैं। ये कोई किताबी बातें नहीं है। स्पेन, ब्रिटेन और सोवियत यूनियन के साथ एग्जैक्टली यही हुआ था और ये इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने बिल्कुल वही डिसीजंस लिए थे जो आज अमेरिका ले रहा है। उनको लगता था कि उनकी पावर परमानेंट है और उन्होंने हकीकत मानने से इनकार किया जब तक कोलैप्स अपने पीक पर नहीं पहुंच गया। तो आए देखते हैं कि 3 बार ये सब कुछ एग्जैक्टली सेम वे में कैसे हुआ। सबसे पहले स्पेन से शुरू करते हैं। 1492 में कोलंबस के अमेरिकास डिस्कवर करने के बाद स्पेन पहली सुपर पावर बन गया। उसने एज़टेक और इनका एम्पायर्स और फिर दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड और सिल्वर माइंस पर कब्जा कर लिया। 1550 तक स्पेनिश शिप्स 200 टन सिल्वर हर साल स्पेन ला रही थी। सन 1600 तक ये 400 टन तक पहुंच गया। स्पेन पूरे यूरोप की मनी सप्लाई कंट्रोल करता था। स्पेनिश रियाल्स ग्लोबल रिजर्व करेंसी थी। हर कोई स्पेनिश सिल्वर खरीदना चाहता था और यहाँ से वो पैटर्न शुरू होता है। जब कोई कंट्री पैसे को कंट्रोल करता है तो वो समझता है कि बस अब वो इनविंसिबल है। किंग फिलिप II, जिसने 1556 से 1598 तक हुकूमत की, उस वक्त दुनिया का सबसे अमीर बादशाह था जिसने सारा पैसा स्पेनिश एम्पायर पर लगाया। स्टेज 1 होती है मिलिट्री ओवर एक्सटेंशन। स्पेन हर जगह जंगें लड़ रहा था। मेडिटेरेनियन में ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ, फ्रांस और इटली के खिलाफ, नेदरलैंड्स में प्रोटेस्टेंट रेबल्स के खिलाफ, इंग्लैंड की नेवी के खिलाफ, फिलीपींस और फिर अमेरिकाज में भी। 1580 तक स्पेन की 4 कॉन्टिनेंट्स पर फौजें थीं और उनका खर्चा बहुत ज्यादा था। स्पेन का आधा रेवेन्यू मिलिट्री पर जाता था और फिर भी ये काफी नहीं था। स्टेज 2 होती है करेंसी डिबेसमेंट। स्पेनिश हुकूमत सिर्फ टैक्सेस से अपने बिल पे नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने वो किया जो हर फेल होती एम्पायर करती है। सिल्वर कॉइन्स में कॉपर मिक्स करना शुरू कर दिया। एक कॉइन जिसे प्योर सिल्वर होना चाहिए था वो पहले 50% कॉपर बन गया और फिर 75% कॉपर। फेस वैल्यू वही रही लेकिन रियल वैल्यू गिर गई। सन 1600 तक स्पेनिश सिल्वर कॉइन्स में मुश्किल से ही कोई सिल्वर होता था। बिजनेसमैनों ने उन्हें फेस वैल्यू पर एक्सेप्ट करना छोड़ दिया और प्राइसेस आसमान पर पहुंच गई। स्टेज 3 है डेट स्पाइरल। स्पेन ने इटालियन बैंकर्स, जर्मन बैंकर्स और हर किसी से उधार लिया जो उधार देने को तैयार था। 1557 में किंग फिलिप की हुकूमत के 20 साल से भी कम अरसे में स्पेन ने बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी। उन्होंने अपने कर्जों पर डिफॉल्ट किया लेकिन उधार लेना फिर भी नहीं छोड़ा। 1560 में स्पेन दोबारा बैंकरप्ट हुआ, 1575 में फिर से और फिर 1596 में। तो 40 सालों में 4 बैंकरप्सीज। हर
बार उन्होंने रिफॉर्म्स का वादा किया, लेकिन हर बार वो वापस उधार लेते चले गए। स्टेज 4 है लॉस ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी। ये वो चीज है जो लोग स्पेन के कोलैप्स के बारे में नहीं समझते। उनके पास दुनिया का सारा सोना चांदी था और उसी ने उन्हें तबाह कर दिया, क्योंकि जब आपके पास अनलिमिटेड पैसा होता है तो आप प्रोड्यूस करना छोड़ देते हैं। खाना क्यों उगाएं जब आप इंपोर्ट कर सकते हैं? शिप्स क्यों बनाएं जब आप खरीद सकते हैं? क्यों इनोवेट करें जब आपने सिर्फ खर्चना ही है? स्पेनिश एलीट क्लास हर काम को अपने से नीचे समझती थी। नतीजतन मैन्युफैक्चरिंग कोलैप्स कर गई और एग्रीकल्चर रुक गया। सारा पैसा दूसरे मुल्कों से चीजें इंपोर्ट करने में चला गया। जो सोना और चांदी अमेरिका से आया वो सारा फ्रांस की शराब, इटालियन सिल्क और डच गुड्स की पेमेंट में निकल गया। स्पेन एक पैसेज बन गया। पैसा उनके अंदर से गुजर कर आगे चला जाता। सन 1600 तक स्पेन तकरीबन कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहा था। वो पूरी तरह इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट था और पेमेंट के लिए सिल्वर पर डिपेंडेंट था। और जब सिल्वर माइंस खत्म होने लगी और उनकी प्रोडक्शन रुकी तो पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया। स्टेज 5 है सोशल डीके। फेल होती इकोनॉमी के साथ क्राइम भी बढ़ गया। मैड्रिड की सड़कें भिखारियों से भर गईं। प्रोडक्टिव लोग इमिग्रेट करने लगे। बेस्ट माइंड्स फ्रांस, इंग्लैंड और नेदरलैंड्स चले गए, जो उस वक्त बिल्ड और ग्रो कर रहे थे। स्पेन के पास सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स, सोल्जर्स और प्रीस्ट्स रह गए। कोई वेल्थ क्रिएट नहीं कर रहा था, हर कोई सिर्फ कंज्यूम कर रहा था। 1640 तक स्पेन ने पोर्चुगल को खो दिया। 1650 तक उन्होंने नेदरलैंड्स भी खो दिया। 1700 तक स्पेनिश एम्पायर एक एम्प्टी शेल बन चुकी थी, मैप पर बड़ी मगर इकोनॉमिकली डेड। वो सुपर पावर से सेकेंडरी पावर बन गई एक सदी से भी कम अरसे में और वो दोबारा रिकवर नहीं कर सके। स्पेन आज एक छोटा सा यूरोपियन कंट्री है, प्लेजेंट, कल्चर्ड मगर ग्लोबल स्टेज पर बिल्कुल इररेलेवेंट। कंक्विस्टाडोर्स का गढ़ आज एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। ये होता है इंपीरियल कोलैप्स। अब जरा 300 साल आगे चलते हैं। सन 1900 ब्रिटेन, वो एम्पायर जहां सूरज कभी गुरूब नहीं होता था। अपनी पीक पर ब्रिटेन दुनिया की 25% जमीन और 400 मिलियन लोगों पर हुकूमत करता था। पाउंड स्टर्लिंग ग्लोबल रिजर्व करेंसी थी। हर मेजर ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट पाउंड्स में होता था। हर सेंट्रल बैंक ब्रिटिश बॉन्ड्स होल्ड करता था। लंदन दुनिया का फाइनेंशियल सेंटर था और 300 साल पहले स्पेन की तरह वो भी यही समझते थे कि ये सब परमानेंट है, लेकिन वो पहले ही पैटर्न फॉलो कर रहे थे। स्टेज 1 मिलिट्री ओवर एक्सटेंशन। सन 1900 तक ब्रिटेन की पहुंच हर जगह थी। इंडिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, चाइना, पैसिफिक, कैरिबियन। उनकी फौजें 6 कॉन्टिनेंट्स पर थीं और इसका खर्चा बहुत ज्यादा था। और जब 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई तो ब्रिटेन के पास चॉइस थी कि वो न्यूट्रल रहे और यूरोप को तबाह होने दे या अपने आप को बैंकरप्ट करके वॉर जीते। उन्होंने लड़ने का फैसला किया। वर्ल्ड वॉर 1 में ब्रिटेन के $40 बिलियन लगे। ये आज के हिसाब से $1 ट्रिलियन बनते हैं। उन्होंने हर किसी से उधार लिया, ज्यादातर अमेरिका से। 1918 तक ब्रिटेन अमेरिका का अरबों डॉलर्स का मकरूज हो चुका था। क्रेडिटर अब डेटर बन चुका था, लेकिन वो जंग जीत गए। स्टेज 2 करेंसी डिबेसमेंट। पाउंड स्टर्लिंग को गोल्ड से बैक होना चाहिए था, मगर वॉर ने ब्रिटेन के गोल्ड रिजर्व्स खाली कर दिए। उन्होंने वेपन्स, फूड और सप्लाईज के लिए अमेरिका को सोना दिया था। 1920 तक ब्रिटेन के गोल्ड रिजर्व्स 1914 के मुकाबले में आधे रह गए थे, लेकिन उन्होंने फिर भी पाउंड की वैल्यू मेंटेन करने की कोशिश की। 1925 में वो गोल्ड स्टैंडर्ड पर वापस आए प्री वॉर रेट पर। मसला ये था कि पाउंड ओवर वैल्यूड था। ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स बहुत महंगी हो गई, मैन्युफैक्चरिंग गिर गई, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई और गवर्नमेंट को करेंसी डिफेंड करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स हाई रखने पड़े। इसने डोमेस्टिक इकोनॉमी तबाह कर दी। 1931 तक वो इसे होल्ड नहीं कर सके। ब्रिटेन ने गोल्ड स्टैंडर्ड छोड़ दिया। पाउंड की वैल्यू रातों रात 25% गिर गई। स्टेज 3 डेट स्पाइरल। ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 1 के डेट से अभी रिकवर नहीं कर पाया था कि वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई। एक और $120 बिलियन का खर्चा, अमेरिका से मजीद उधार। 1945 तक ब्रिटेन अमेरिका और कनाडा का $30 बिलियन से ज्यादा का मकरूज था, जो कि ब्रिटेन की पूरी जीडीपी से ज्यादा बनता था। जंग तो जीत ली गई मगर एम्पायर खत्म हो गई। वो इसे डिफेंड नहीं कर सकते थे, अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मेंटेन नहीं कर सकते थे। स्टेज 4 लॉस ऑफ एम्पायर। 1947 में ब्रिटेन ने इंडिया को खो दिया, उसका क्राउन जूल और 200 साल तक सबसे ज्यादा पैसा देने वाली कॉलोनी। अगले 20 सालों में उन्होंने सब कुछ खो दिया। 1970 तक ब्रिटिश एम्पायर सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में रह गई थी। स्टेज 5 करेंसी कोलैप्स। पाउंड गिरता रहा। 1940 में एक पाउंड $4.03 के बराबर था। 1950 में $2.80, 1970 में $2.40, 1980 तक ये गिरकर $2.30 तक आ गया और आज ये $1.27
डॉलर्स तक गिर चुका है। ग्लोबल रिजर्व करेंसी एक रीजनल करेंसी बन गई। ब्रिटेन ने कोशिश की कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट, न्यूक्लियर वेपन्स और अमेरिका के साथ स्पेशल रिलेशनशिप मेंटेन रखे, लेकिन हर कोई सच जानता था वो अब एक लॉस्ट सुपर पावर थे, खोई हुई अजमत का म्यूजियम। ब्रिटिश एम्पायर कोलैप्स कर गई एंड इट नेवर केम बैक। और अब सबसे रीसेंट एग्जांपल देखते हैं सोवियत यूनियन, जिसने 1945 से 1991 तक हुकूमत की। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएसएसआर एक सुपर पावर बनकर उभरा। उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, ईस्टर्न यूरोप पर मैसिव मिलिट्री कंट्रोल था और स्पेस में सैटेलाइट्स थी। उन्हें यकीन था कि वही फ्यूचर है और कम्युनिज्म कैपिटलिज्म को दफन कर देगी, सोवियत मॉडल ही डोमिनेट करेगा। 45 सालों तक उन्होंने अमेरिका से मुकाबला किया, मिलिटरीली अमेरिका को मैच किया, ज्यादा टैंक्स, ज्यादा मिसाइल्स, ज्यादा ट्रूप्स बनाए, लेकिन बैकग्राउंड में उनकी इकोनॉमी तबाह हो रही थी। स्टेज 1 मिलिट्री ओवर एक्सटेंशन। सोवियत यूनियन अपनी जीडीपी का 15 से 20% मिलिट्री पर खर्च करता था। ये अमेरिका की स्पेंडिंग से 3 गुना ज्यादा था। उन्हें अमेरिकन टेक्नोलॉजी, अमेरिकन रीच और अमेरिकन अलायंसेस को मैच करना था। वो अफगानिस्तान में थे, क्यूबा को पॉप अप कर रहे थे, सीरिया, वियतनाम, नॉर्थ कोरिया, एंगोला और इथियोपिया को सपोर्ट कर रहे थे। हर जगह जहां अमेरिका का इन्फ्लुएंस था वहां उन्हें भी घुसना था। इस सब की कॉस्ट अनसस्टेनेबल थी। स्टेज 2 इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। 1970s में सोवियत इकोनॉमी ग्रो करना रुक गई। ऑयल रेवेन्यू ने उन्हें सहारा तो दिया, लेकिन और कुछ काम नहीं कर रहा था। फैक्ट्रीज कचरा प्रोड्यूस कर रही थी, फार्म्स फेल हो रहे थे, टेक्नोलॉजी कई साल पीछे रह गई थी। 1980s तक सोवियत यूनियन अनाज इंपोर्ट कर रहा था। एक ऐसा मुल्क जिसके पास दुनिया की बेहतरीन जमीन थी, वो खुद को खाना नहीं खिला सकता था। क्यों? क्योंकि सेंट्रल प्लानिंग काम नहीं करती, क्योंकि इनोवेशन कंट्रोल में खत्म हो जाती है, क्योंकि जब कोई इंसेंटिव ना हो तो कोई प्रोड्यूस नहीं करता। स्टेज 3 करेंसी कोलैप्स। रूबल कभी रियल करेंसी नहीं थी, ये इंटरनेशनली एक्सचेंज नहीं हो सकती थी। इवन सोवियत सिटीजंस इस पर ट्रस्ट नहीं करते थे। वो डॉलर्स यूज करते थे जब उन्हें मौका मिलता। गवर्नमेंट को इंपोर्टेड चीजें सोने और ऑयल से खरीदनी पड़ती थी, क्योंकि कोई रूबल नहीं चाहता था। 1985 तक ऑयल प्राइसेस गिर गई, सोवियत गोल्ड रिजर्व्स खत्म हो रहे थे, वो रियल मनी से खाली हो रहे थे। स्टेज 4 लॉस ऑफ एम्पायर। 1989 में बर्लिन वॉल गिर गई, ईस्टर्न यूरोप चला गया। पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, रोमानिया, ईस्ट जर्मनी सब एक साल में सोवियत के कंट्रोल से निकल गए। वो सैटेलाइट्स जो सोवियत यूनियन को स्ट्रेटेजिक डेप्थ देती थी गायब हो गई। सोवियत गवर्नमेंट इस सब को रोक नहीं पाई और उनका खजाना खाली था। स्टेज 5 कंप्लीट कोलैप्स। दिसंबर 26, 1991 को सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया। बर्लिन वॉल से कंप्लीटली कोलैप्स होने तक सिर्फ 900 दिन बनते हैं। कोई जंग नहीं, कोई इन्वेजन नहीं, सिर्फ इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से। मिलिट्री को पे नहीं किया जा सका, गवर्नमेंट फंक्शन नहीं कर सकी, रूबल वर्थलेस हो गया। एक सुपर पावर जिसके पास 30,000 न्यूक्लियर वेपन्स थे, इंटरनल इकोनॉमिक फेलियर से कोलैप्स हो गई। एग्जैक्टली वही पैटर्न था। ओवर एक्सटेंशन, करेंसी फेलियर, डेट, लॉस ऑफ एम्पायर और फाइनली कोलैप्स। अब आ गई है वो बात जो आपके होश उड़ा देगी। अमेरिका बिल्कुल उसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है, स्टेज बाय स्टेज, और मैं आपको दिखाता हूं कैसे। स्टेज 1 मिलिट्री ओवर एक्सटेंशन। अमेरिका की 80 मुल्कों में 750 से ज्यादा मिलिट्री बेसिस हैं। इसके फौजी 150 मुल्कों में हैं। ये नेटो के जरिए यूरोप को डिफेंड करने, जापान, साउथ कोरिया और फिलीपींस को डिफेंड करने, मिडिल ईस्ट में लड़ने, चाइना और रशिया को काउंटर करने के लिए यहाँ फैलाए गए हैं। अमेरिका का मिलिट्री बजट $850 बिलियन है, जो इन 10 मुल्कों के बजट से भी ज्यादा है। लेकिन अमेरिका के हथियार पुराने हो रहे हैं, रिक्रूटमेंट कम है और उसने ऐसी कमिटमेंट्स की हैं जो वो पूरा नहीं कर सकता। अगर चाइना ताइवान पर अटैक कर दे, अगर रशिया नेटो टेरिटरी में घुस जाए या अगर ईरान पर्शियन गल्फ बंद कर दे, तो अमेरिका इन सब को एक साथ हैंडल नहीं कर सकता। अमेरिका ओवरबर्डन्ड है, बिल्कुल स्पेन की तरह, ब्रिटेन की तरह और सोवियत यूनियन की तरह। स्टेज 2 करेंसी डिबेसमेंट। 1971 में निक्सन ने गोल्ड विंडो बंद कर दी, डॉलर प्योर फियाट करेंसी बन गया। सन 2000 से मनी सप्लाई 400% बढ़ी है। 2020 से अमेरिका ने $6 ट्रिलियन से ज्यादा पैसे प्रिंट किए हैं। डॉलर ने 1971 से अब तक अपनी 98% परचेसिंग पावर खो दी है। अमेरिका स्पेन की तरह सिल्वर कॉइन्स में कॉपर मिक्स नहीं कर रहा, वो बस अनलिमिटेड पेपर प्रिंट कर रहा है। मैकेनिज्म डिफरेंट है लेकिन रिजल्ट सेम है। स्टेज 3 डेट स्पाइरल। अमेरिका $36 ट्रिलियन का मकरूज है। ये जीडीपी का 120% बनता है। सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट्स $1 ट्रिलियन
डॉलर्स पर ईयर तक पहुंच रही है। ये डिफेंस से ज्यादा इंटरेस्ट पर खर्च कर रहा है। इकोनॉमी हर साल डेफिसिट्स में है। 2024 में ये डेफिसिट 1.8 ट्रिलियन डॉलर्स का था। जब पीस होता है तो ये पुराना उधार चुकाने के लिए नया उधार लेता है। यही डेट स्पाइरल की डेफिनेशन है। स्पेन ने 4 बार डिफॉल्ट किया। ब्रिटेन ने तब तक उधार लिया जब तक कोलैप्स नहीं हो गया। यूएसएसआर के पास भी पैसे खत्म हो गए थे और अमेरिका भी उसी रास्ते पर है। स्टेज 4 लॉस ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी। अमेरिका अब चीजें नहीं बनाता। ये डिजाइन, फाइनेंस और कंज्यूम करता है मगर प्रोड्यूस नहीं करता। इसकी मैन्युफैक्चरिंग बेस खत्म होकर चाइना, मैक्सिको और वियतनाम शिफ्ट हो चुकी है। अमेरिका हर साल 800 बिलियन डॉलर से ज्यादा इंपोर्ट करता है। ये हर चीज के लिए फॉरेन सप्लाई चेन्स पर डिपेंडेंट है। मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, यहाँ तक कि मिलिट्री कंपोनेंट्स भी। जैसे स्पेन इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट हो गया था जबकि सिल्वर बाहर बह रहा था, अमेरिका भी वैसे ही इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है जबकि डॉलर्स बाहर जा रहे हैं। स्टेज 5 सोशल डीके। अमेरिका में इंस्टीट्यूशंस पर ट्रस्ट ऑल टाइम लो है। क्राइम बढ़ रहा है। होमलेसनेस एक्सप्लोड कर रही है। ड्रग ओवरडोज से हर साल 1 लाख अमेरिकन मर रहे हैं। इंटेलिजेंट लोग अमेरिका छोड़कर दूसरे कंट्रीज को जा रहे हैं। फर्टिलिटी रेट्स कोलैप्स हो रहे हैं। पॉलिटिकल केओस नजर आता है। अमेरिकन किसी बात पे एग्री नहीं करते, कुछ फिक्स नहीं कर सकते, खुद कुछ बिल्ड नहीं कर सकते। कोलैप्स के साइंस हर जगह हैं मगर हर कोई प्रिटेंड कर रहा है कि सब ठीक है, लेकिन कुछ भी ठीक नहीं है। अमेरिका 5th स्टेज पर है। सोवियत यूनियन कंप्लीट कोलैप्स से पहले स्टेज 5 तक पहुंचा था। ब्रिटेन भी। स्पेन कुछ ज्यादा अरसा चला था मगर पैटर्न सेम था। स्टेज 6 है लॉस ऑफ रिजर्व करेंसी स्टेटस। ये तब होता है जब आपके साथी कंट्रीज डाइवर्सिफाई करना शुरू करते हैं, जब ट्रेड दूसरी करेंसीज में मूव होती है, जब डॉलर वापस घर आना शुरू होता है क्योंकि अब किसी को इसे होल्ड करने की जरूरत नहीं होती। और हम ऑलरेडी ये साइंस देख रहे हैं। ब्रिक्स नेशंस अल्टरनेटिव करेंसी डेवलप कर रहे हैं। सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं। चाइना और रशिया युआन और रूबल्स में ट्रेड कर रहे हैं। सऊदी अरेबिया ऑयल के लिए युआन एक्सेप्ट कर रहा है। तो हालात तो नाजुक हैं। स्टेज 7 है टोटल कोलैप्स। ग्रेजुअल डिक्लाइन नहीं, एकदम कोलैप्स। सोवियत यूनियन सिर्फ 900 दिनों में सुपर पावर से नॉन एग्जिस्टेंट हो गया। ब्रिटेन ने 20 साल में अपनी एम्पायर खो दी। स्पेन ने थोड़ा ज्यादा वक्त लिया लेकिन रिजल्ट्स सेम थे। जब रिजर्व करेंसी फेल होती है, जब कर्ज देना नामुमकिन हो जाता है, जब मिलिट्री को फंड नहीं किया जा सकता तो ग्रेसफुली कोलैप्स नहीं होता बल्कि बहुत तेज और भयानक कोलैप्स होता है। और हर वो शख्स जिसे लगता है कि यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, वो वही सबक सीखता है जो हर एम्पायर सीखती है। 3 एम्पायर्स ने यही पैटर्न फॉलो किया। स्पेन, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन। हर एक को लगा वो एक्सेप्शनल है, हर एक को लगा वो डिफरेंट है, हर एक को लगा कि ये रूल्स उस पर अप्लाई नहीं होते, लेकिन वो हर बार गलत थे। पैटर्न को एक्सेप्शनलिज्म की परवाह नहीं। पैटर्न मैथमेटिकल है। आप हमेशा अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। आप प्रोडक्टिव कैपेसिटी के बगैर एम्पायर मेंटेन नहीं कर सकते। आप कॉन्सिक्वेंसेस के बगैर अपनी करेंसी डी वैल्यू नहीं कर सकते। आप स्टेज 1 से 5 कंप्लीट करने के बाद स्टेज 6 और 7 से नहीं बच सकते। सीक्वेंस लॉक हो चुका है। सवाल सिर्फ टाइमिंग का है। शायद अमेरिका के पास 10 साल हैं, शायद 5 या शायद इससे भी कम, लेकिन पैटर्न कहता है कि कोलैप्स आ रहा है और जब ये आएगा तो ये स्लो नहीं